हेलो एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो पहली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। पहली न्यूज़ आती है व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप ने अपनी ऐप के अंदर एक फीचर निकाला है जिसमें आप इमेज को सर्च कर सकते हैं। अभी अगर आपको इमेज को सर्च करना होता है तो आप गूगल क्रोम पर जाते हैं और वहाँ पर वो इमेज अपलोड करते हैं और उसकी सिमिलर इमेज का रिजल्ट आपको दिखता है। तो इन्होंने अपनी ऐप में कुछ इंटीग्रेशन किया है जहां पर आप वहीं पर डायरेक्टली इमेज को अपलोड कर पाएंगे और वहीं पर आपको सर्च रिजल्ट मिल जाएंगे। इसका बीटा वर्जन आ चुका है एंड्रॉयड के लिए और नेक्स्ट मंथ में iOS का भी बीटा वर्जन आ जाएगा। बेसिकली जब आप इस इमेज को अपलोड करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू तो ये गूगल पे जाएगा और वहां पर क्रॉस रेफरेंसिंग करेगा, मतलब उस जैसी जो भी इमेजेस होगी गूगल पर वो सब वहां पर दिखाई देगी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारी फेक इमेजेस व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रही है और लोगों को पता नहीं होता है कि ये इमेज फेक है या वाकई में इंटरनेट पर अवेलेबल है और ट्रूथ है इसके बारे में। तो जब ऐसी कोई चीज़ व्हाट्सएप पर शेयर होती है तो आप उसको क्रॉस रेफरेंस कर पाएंगे वेब से और आपको पता चल जाएगा फैक्ट चेक के थ्रू कि ये इमेज सही है या नहीं है। गूगल भी एक्चुअली फैक्ट चेक करता है बहुत सारी चीज़ों की जो इंटरनेट पर उपलब्ध होता है, तो वहाँ से इसकी क्रॉस रेफरेंसिंग हो जाएगी और आपको अब अच्छी तरीके से पता चल पाएगा कि ये कोई प्रोपोगंडा तो नहीं है या फिर सही चीज़ है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। चाइना ने यूएस की डिफेंस फर्म्स के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। चाइना और अमेरिका का बहुत पुराना नाता है, ये उसके ऊपर सैंक्शन लगाता है, वो इसके ऊपर सैंक्शन लगाता है और दोनों कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये उसकी टेक्नोलॉजी को हैक करता है, ये इसकी टेक्नोलॉजी को हैक करेगा, ये इसका बिजनेस मारेगा, वो इसका बिजनेस मारेगा एंड इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। अब सैंक्शन क्यों इम्पोज किया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लॉकहीड मार्टिन जो बोइंग डिफेंस एंड राइथॉन के हैं, उन्होंने 1.1 बिलियन की आर्म डील्स की थी ताइवान के साथ। उन्होंने ताइवान को आर्म्स बेचे थे, मतलब उन्होंने वेपन्स बेचे थे। इसी कारण जो यूएस की डिफेंस फर्म से उसके ऊपर सैंक्शन लगे। अब इन्होंने ताइवान को बेचे तो चाइना को क्यों मिर्ची लगी? अगर आप सबको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। चाइना और ताइवान दोनों अलग अलग कंट्री है बट दोनों पास पास में। ताइवान में सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है, टीएसएमसी वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है और वो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन चुका है दूसरी टेक्नोलॉजी में भी। बात यहीं तक होती तो सब चीज़ें सुलझ जाती, बट प्रॉब्लम ये हुई है कि ताइवान ने पहले चाइना से कुछ एग्रीमेंट कर रखा था कि 100 ईयर्स तक हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, उसके बाद चाइना उसको टेक ओवर कर सकता है। अब जब वर्ल्ड की डिपेंडेंसी है ताइवान के ऊपर और अभी जब चाइना उसको टेक ओवर करना चाहता है तो वर्ल्ड चाहता है कि ये बिल्कुल ना हो, उसी को लेकर ये सब पंगा चल रहा है। इसके अलावा चाइना ने अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट तैयार की है जिसमें 5 यूएस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को ऐड कर दिया है। अब ये 5 एंटिटीज चाइना में बिजनेस नहीं कर पाएंगी और ये 5 एंटिटीज $2 बिलियन का बिजनेस करती थी चाइना में, तो उनके ऊपर सैंक्शन लग चुका है, मतलब उनके बिजनेस यहाँ नहीं होंगे। उसके अलावा चाइना ने कुछ एग्जीक्यूटिव के ट्रेवल पर भी बैन लगा दिया है। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे और की लेवल पर्सनल थे जो इन कंपनीज के थे जिन्होंने आर्म डील की थी, उनके ऊपर एंट्री का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। वो चाइना में भी एंटर नहीं हो सकते, वो हांगकांग में भी एंटर नहीं हो सकते। जो इनकी सब्सिडरीज कंपनी जो चाइना में ऑपरेट कर रखी थी उनकी एसेट को फ्रीज कर दिया गया है। अब देखते हैं यूएस इसके अगेंस्ट क्या करता है चाइना में। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। हिंडनबर्ग जिन्होंने अदानी के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें निकाली थी, वो ऐसी चीज़ें करता रहता है और इसने इस बार कार्वानास फाइनेंशियल के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए। उनका कहना यह है कि ये जो फर्म है इसने $800 मिलियन के अनडिस्क्लोज्ड लोन्स को पार्टीज के थ्रू सर्कुलेट किया है। अनडिस्क्लोज्ड लोन को ऐसे ही सर्कुलेट किया है अपनी फर्म्स के बीच में जो फर्म्स इनकी थी। अब जैसे ही ये न्यूज़ आई इनके शेयर 2.3% से गिर गए और इस न्यूज़ की वजह से इनको $138 मिलियन का नुकसान हुआ है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। एप्पल का फ़ोन और बहुत सारी चीज़ें हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। मेरे पास एंड्रॉयड है, एप्पल है, सब चीज़ें। बट अभी आप सब अगर एक चीज़ देखते होंगे कि इन जनरल क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड से, या फिर आप कुछ इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ अराउंड होती रहती, चाहे हम किसी चीज़ के बारे में सोचे भी ना, तो गूगल को और आपके सर्च इंजन को, यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, सबको पता चल जाता है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ऐड दिखाई देने लगते हैं उसी के रिगार्डिंग। अब ये होता कैसे? क्योंकि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होती रहती है हमारी वॉइस की, हमारे डेटा की, क्या हम टाइप कर रहे हैं, क्या हम इमोशन से गुजर रहे हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है, और उसके बेसिस पे हमको ऐड बताए जाते हैं और प्रोडक्ट सेलिंग की जाती है। वहीं पर एप्पल पहले कहता था कि हम लोग आपका डेटा को प्राइवेट रखते हैं और हम इसको सिक्योर रखते हैं, बट एप्पल के ऊपर भी ये एलिगेशन लगाया गया और ये साबित भी हो गया है कि उन्होंने भी अपने सीरी के थ्रू कुछ ऐसा ही किया है। अब पूरी प्रॉब्लम हुई क्या थी? यूके में एक फैमिली ने हे सीरी बोल के वो कुछ बताना भूल गया और सीरी एक्टिवेट रह गई और उसके बाद वो कुछ फैमिली की बातें करने लगा, वो कुछ बिजनेस की बातें करने लगा और जब उसने मोबाइल खोल के फिर सर्च करना चालू किया तो उसी चीज़ों के बारे में उसको ऐड दिखाए जा रहे थे। तब उसको पता चला कि सीरी ने मेरी परमिशन के बिना भी मेरी बातें सुनी और उसके ऊपर एक्ट किया और उसने जाके कोर्ट में केस फाइल कर दिया।
जैसे ये कोर्ट केस फाइल हुआ, एप्पल ने बोला हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, हम लोग $95 मिलियन देंगे जो भी अफेक्ट हुए हैं उनको। तो हर एक आदमी को $10 से लेके $100 तक मिल सकते हैं जो भी इस चीज़ में अफेक्ट हुआ है। अब इसमें क्या हुआ था, प्राइवेसी वायलेशन हुआ था, मतलब आपके प्राइवेट कन्वर्सेशन थे वो रिकॉर्ड हुआ था, और इसमें जो मेडिकल डिस्कशन हुआ था और बिजनेस डील्स हुई थी उसके ऊपर भी इन्होंने एक्ट किया और उसको भी रिकॉर्ड किया, और उसके ऊपर भी इनको कुछ ऐड दिखा है। और उसके अलावा ये डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया गया तभी तो उनको ऐड आया, और ये सीरियस प्राइवेसी कंसर्न भी है। अब सोच लीजिए कल से आप कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं अपने नेबर्स के बारे में, ऐसे ही कुछ आप गॉसिप कर रहे हैं, और पता चलता है कि थर्ड पार्टी ने वो डेटा दे दिया और वो चीज़ उसको पता चल गई, मतलब थर्ड पार्टी उसने ही बना रखी थी, मतलब उसकी कोई ऐप थी जो आपके इसमें इंस्टॉल थी। आपको कितना बुरा लगेगा। हाँ, बट आज के ज़माने में प्राइवेसी इज मिथ। अब यूएस में जो भी लोग रहते हैं जिनके पास iPhone 6 है या उसके बाद वाला आईफोन है, या फिर उनके पास एप्पल वॉच है सीरीज 1 या फिर उसके बाद वाली, या फिर उनके पास होम पेड डिवाइसेस हैं जो सितंबर 2014 से दिसंबर 2024 के बीच में परचेस किए हैं, उन सबको अपने प्रूफ प्रस्तुत करने कि हमने डिवाइस आपसे परचेस किया है और हमारे साथ में भी कुछ ऐसी घटना हुई है, तो उनको एक कंपनसेशन मिल जाएगा, और $10 से लेके $100 के बीच में होगा। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया में भी जो ये फॉरेन ऐप्स आके बहुत सारा डेटा जो ले जा रही है ना, इसके ऊपर भी कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए, कम से कम हमारी इकोनॉमी तो बढ़े भाई। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ने RBI से कुछ हेल्प मांगी है कि हमको रिफाइनेंस के लिए 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पैसा हम लोग लोन पर देंगे MSME सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये पैसा उनको इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो कमर्शियल बैंक है उनके इंटरेस्ट रेट को मैच कर सके। कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट 8 से 9% है, वहीं पर NBFC का इंटरेस्ट रेट 12 से 14% चल रहा है अभी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो सरफासी का जो थ्रेशोल्ड है उसको रिड्यूस किया जाए, जो भी 1 करोड़ बताया जा रहा है उसको 20 लाख पे लाने की बात की जा रही है। अब जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ कि एक्चुअली अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन ले रखा है NBFC से और आप उसको नहीं पे कर रहे हैं, तो आपकी असेट को ले लेगा और उसकी नीलामी कर देगा, बट उसके लिए आपका लोन का अमाउंट 1 CR से ज़्यादा होना चाहिए। बट उससे नीचे वाले लोन है उसमें वो पावर होल्ड नहीं करता है। यही चीज़ इन्होंने RBI को बोली है कि हम जो 1 करोड़ से ऊपर वाले लोन में जो रिकवरी करते हैं वही हम लोग 20 लाख से ऊपर वाले लोन में भी रिकवरी कर पाए, ताकि हमारी लोन की रिकवरी हो पाए और लोग सीरियस हो। और इन्होंने कहा कि अगर ये लिमिट डिक्रीज कर दी जाती है, मतलब जो थ्रेशोल्ड है उसको कम कर दिया जाता है, तो हम मार्केट से 15,000 करोड़ रुपए रिकवर कर पाएंगे। तो अगर आप में से किसी ने भी लोन ले रखा है NBFC से, जैसे श्रीराम, सुंदरम, जो बैंक नहीं है बेसिकली और आपको लोन दे रही है, तो आप ध्यान रख लीजिए आगे जाके ऐसी घटना हो सकती है। अब बेसिकली NBFC और बैंक में फ़र्क क्या होता है, पहला तो मैंने इंटरेस्ट रेट का बता दिया, दूसरा क्या होता है NBFC जो रहता है वो ऐसे कैश एक्सेप्ट नहीं करता एज अ बैंक, मतलब वो कैश कलेक्ट करके नहीं रखता, बट बैंक क्या करता है लिक्विडिटी मेंटेन करता है, आप सबके पैसे वहीं पे पड़े रहते हैं तो उसी को लोन पे दे देता है, इसीलिए उसको इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करने को होता है। वहीं पर NBFC के पास ये इशू है कि वो कहीं पर कैश कलेक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसको लोन हायर रेट पे देना पड़ता है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। AI से बहुत सारे ले ऑफ होने वाले हैं फिनटेक इंडस्ट्री में। ये आपको जो चार्ट दिख रहा है इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ले ऑफ, मतलब 50% ले ऑफ कस्टमर सर्विस जो होगी फिनटेक में उसमें होगा। उसके बाद ले ऑफ डाटा एंट्री जो 35% है उसमें होगी, और उसके बाद बेसिक एनालिसिस के लिए जो जॉब्स थी उसमें 50% ले ऑफ होगा फिनटेक इंडस्ट्री में। ये और फिनटेक इंडस्ट्री में अभी AI पावर्ड सॉल्यूशंस यूज़ करना चालू कर दिया है। कंपनीज जैसे पेटेक और लैंडफ्लो ने ऑलरेडी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया और अपनी वर्कफोर्स को रिड्यूस करना चालू कर दिया। अब मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि क्या आप भी AI को यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ब्लिंकिट का नाम आप सबने सुना होगा। ब्लिंकिट क्या करता है, 10 मिनट में डिलीवरी करता है सारे सामान जो ग्रोसरी के होते हैं। बट इन्होंने अपनी एक और सर्विस लॉन्च की है जहां पर ये 10 मिनट में एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करेगा, और अर्बन एरियाज में 98% केसेस में इसने 8.5 मिनट्स के अंदर अराइवल किया है और उनको सर्विसेज दी है। मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब जैसे एम्बुलेंस होगी वो भी अगर ये लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, दैट इज़ रियली ग्रेट आइडिया। तो जब ये एम्बुलेंस लेके आते हैं तो उसमें कुछ लोग रहते हैं जो स्टाफ ट्रेंड भी होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं 50+ सर्टिफाइड EMT जो इनके स्टाफ से उनको उसमें बिठा के लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ जो ट्रेंड स्टाफ है उसको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ये प्लान कर रहे हैं कि ये इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपांड करे। करंटली ये लोग 1 लाख से ज़्यादा रेसिडेंट्स हैं जो गुरुग्राम के, उनको सर्व कर रहे हैं, और यही चीज़ दिल्ली NCR में भी लॉन्च की जाएगी, और उसके बाद मुंबई और बैंगलोर में भी सिमिलर चीज़ लॉन्च की जाएगी। और इन्होंने इसके बाद जो हॉस्पिटल्स थे उनसे भी टाइप कर रखा है, तो ये वहाँ जाके जल्दी से पेशेंट को बिल्कुल सर्विस दे पाते हैं और उनका भी हेल्प हो जाता है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर और देखते हैं कि जो हमारा EV सेल है उसमें अभी कौन टॉप पे है। बेसिकली ये 3 कंपनियाँ हैं। पहली है बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिकल। बजाज ऑटो ने 18,276 यूनिट्स सेल की है और इनका मार्केट शेयर 24.93% है।
वहीं पर टीवीएस मोटर्स ने 16,301 यूनिट सोल्ड किए और इनका मार्केट शेयर 22.24% है। वहीं पर ओला इलेक्ट्रिक ने 13,769 यूनिट सोल्ड किए और इनका मार्केट शेयर 18.78% है। तो जो ओला कभी मार्केट लीडर हुआ करता था मार्केट शेयर में, वो भी थर्ड प्लेस पे चला गया है। अब देखते हैं कि ओला इसमें कैसे कमबैक करके आता है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। जून 2023 में नेस्वे को ओरम को सेल किया गया था और उसी डील में कुछ फ्रॉड के एलिगेशन लगे उनके इन्वेस्टर्स के ऊपर। उनके इन्वेस्टर्स थे टाइगर ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स और चिराते वेंचर्स। टाइगर ग्लोबल के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने 150 करोड़ का फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन किया है और डॉक्यूमेंट भी फॉल्सिफाइड किए हैं। वहीं पर गोल्डमैन सैक्स के ऊपर आरोप है कि इन्होंने 200 करोड़ का फंड मिस अप्रोप्रिएशन किया है, मतलब इन्वेस्टर फ्रॉड किया है। वहीं पर चिराते वेंचर्स के ऊपर आरोप है कि इन्होंने 100 करोड़ की अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज की है। ये पूरी बात हुई क्या थी कि जब ये जून 2023 में नेस्वे ओरम को बेची गई थी, जो नेस्वे के सीईओ थे उनका साइन लेके ये सब चीज़ें बेची गई थी, बट उन्होंने अभी कोर्ट में फाइलिंग की है कि मैं तो उस पोजीशन से पहले ही स्टेप डाउन कर चुका था, तो मैं सिग्नेचर कैसे करूंगा। इन्होंने फोर्जरी की है और इन्होंने खुद से सिग्नेचर करके ये डील की है और इन सब के केसेस अभी कोर्ट में चल रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आरोप है ये सही है या गलत है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ट्राया, जिसके एड मुझे इंस्टाग्राम पर बिल्कुल खाए जा रहे हैं, उसकी रेवेन्यू ने ग्रोथ की है। 880% से उनकी रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। जो पहले 7 करोड़ हुआ करती थी वो अभी 61.7 करोड़ पहुंच गई है और इनके जो मंथली एक्टिव यूजर्स है वो अभी 2 लाख हो चुके हैं और ये 150% ग्रोथ है और इन्होंने अपनी सक्सेस रेट 92% बताई है। और इनका ये भी कहना है कि जो इनका प्रोडक्ट लेता है उसमें 65% कस्टमर है वो रिटेन हो जाते हैं और फिर से उनका प्रोडक्ट परचेस करते हैं। अब ये वाली चीज़ें मैंने पहले दूसरे ब्रांड के साथ भी देखी है, बट ये लॉन्ग टर्म में अच्छे प्ले आउट नहीं करती है। जब तक ये लोग मनी को बर्न करते रहते हैं और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं तब तक ये बिकता रहता है और जैसे ये लोग शांत होते हैं अगेन पूरी चीज़ें चली जाती है और कोई दूसरी कंपनी दूसरा प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ जाती है। मैंने वैदिक के साथ भी सेम चीज़ देखी थी। अब चलिए इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इनका 40% टोटल सेल वो आयुर्वेदिक हर्ब्स वाला है, वहाँ से रेवेन्यू आता है और 35% रेवेन्यू है वो एलोपैथिक मेडिकेशन से आया है और न्यूट्रिशन प्लान से 25% रेवेन्यू आया है। तो ये मैंने आपको रेवेन्यू का ब्रेकअप भी बता दिया। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ट्रिबो जो एक होटल की कंपनी है उसने भी अपनी रेवेन्यू रिपोर्ट निकाली है, चलिए उसको देख लेते हैं। इन्होंने टोटल 109 करोड़ की टोटल रेवेन्यू की है और इन्होंने 25 न्यू सिटीज़ में एक्सपांशन भी किया है। उसके अलावा इनका 22.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है और ये अभी 488 करोड़ के ऑपरेटिंग लॉस पर है और ये तो इन्होंने 15% रिड्यूस किया है। पिछले साल तो ये इससे भी ज़्यादा लॉस में थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा लॉस और रेवेन्यू तो कुछ नहीं है। अब पता नहीं है इंडस्ट्री कहाँ तक जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।